तो देखिए हमारा जो आज का टॉपिक रहेगा वो है भारत शासन अधिनियम, या कह सकते हैं इसे भारत सरकार अधिनियम 1935। कुछ तथ्य हमने कल पढ़े इसके विषय वस्तु के बारे में, और आज कुछ और हिंट पॉइंट इसके जो एग्जाम में बनते हैं उन पर भी हम बात करेंगे। ठीक है, लिखाई किसी को कुछ नहीं करनी है, पहले एक एक बिंदु को सुनना है, उसके बाद जो पॉइंट बचेंगे जो हमारे कल से एक्स्ट्रा बच रहे होंगे हम उन पर फिर बात करेंगे। ठीक है, तो इसे या तो कहा जाता है भारत शासन अधिनियम 1935 या फिर इसे कहा जाता है भारत सरकार अधिनियम 1935। अगर मैं अंग्रेजी की बात करूं तो वही बात याद रखनी है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। सबसे पहले तो ये जान लें कि अंग्रेज सरकार के द्वारा भारतीयों के लिए अगर कोई संवैधानिक प्रावधान लाया गया वो अंतिम प्रावधान यही था, ये याद होना चाहिए, यानी कि सरकार को चलाने का तरीका वाला। ठीक है, तो क्या है ये 1935, क्या क्या इसके तहत बातें हुई, कितना महत्व आज के संविधान में भी इसका है, सभी पे बात करना है, बिल्कुल एकदम पॉइंट टू पॉइंट विषय को सुनते चले जाना है। ठीक है, तो भारत शासन अधिनियम जो है ये 1935, ये बहुत बड़ा एक अधिनियम था उस समय। इतना बड़ा अधिनियम था, ये मान के चलिए कि वर्तमान संविधान जो हम पढ़ रहे हैं ना, जो हम वर्तमान में प्रेजेंट में जो संविधान पढ़ रहे हैं कॉन्स्टिट्यूशन, उसमें भी इसका बहुत बड़ा योगदान है। याद रखना, कई बार इस चीज़ को भी हमें याद होना चाहिए। ठीक है, तो जैसा कि मैंने कल भी लास्ट लेक्चर में बताया, इसमें हमें वो बेसिक पॉइंट तो याद रखने ही है कि ये भाग, इसमें भाग कितने थे, 14, ये हमें याद होना चाहिए। इसके बाद धाराएं बताएंगे 321। कई बार स्टूडेंट धारा ना आके एग्जाम में आर्टिकल आ सकता है, तो सेम ही बात याद रखनी है। हालांकि दोनों चीज़ें अलग अलग होती हैं, मैं आपको बता दूं, लेकिन इस विषय वस्तु को इसलिए मैंने बता दिया है। और 10 थी आपकी अनुसूची, 10 क्या थी, अनुसूची, यानी कि 14 भाग थे, 321 धाराएं थी और 10 अनुसूची थी, यानी कि ठीक ठाक बहुत बड़ा व्यापक एक अधिनियम था ये 1935। इतना बड़ा अधिनियम था कि ये मान के चलिए कि आज जो हम लेटेस्ट में संविधान पढ़ रहे हैं उसमें भी बहुत बड़ा हिस्सा है इसका, यानी कि बहुत चीज़ें इसी से प्रेरित हैं, जैसा कि मैं एग्जाम्पल के हिसाब से भी बताऊंगा। तो मैंने कुछ हिंट पॉइंट कल भी बताए, ये तो आपके किसी भी एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, जैसे कि नए नए प्रावधान इससे तहत किए गए, ध्यान से सुनना है। एक तो इसके तहत संघीय न्यायालय की स्थापना की गई दिल्ली में, जिसको इंग्लिश में कहा जाता फेडरल कोर्ट। दूसरा पॉइंट याद रखेंगे, इसके तहत क्या है कि केंद्र में द्वैत शासन लागू किया गया। बहुत ध्यान से सुनिए, ये बहुत महत्वपूर्ण चीज है और मैं इसको एक्सप्लेन भी करूंगा ठीक तरीके से, तो ध्यान रखेंगे केंद्र में द्वैत शासन, केंद्र में द्वैत शासन लागू किया गया। देखिए ये जो विषय वस्तु है ना, केंद्र में द्वैत शासन, इसको अच्छी तरीके से समझना, यहाँ से क्वेश्चन बनते भी हैं कई बार एग्जाम में। तो 3 पॉइंट आपके हमेशा माइंड में होने चाहिए अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। तो अगर वो ये पूछेगा किस अधिनियम के द्वारा केंद्र में द्वैत शासन लागू किया गया, तो याद रखना भारत शासन अधिनियम 1935। दूसरा इसी से रिलेटेड जो पूछा जाता है कि किस अधिनियम के तहत प्रांतों में द्वैत शासन प्रणाली को समाप्त कर दिया गया, तो भारत शासन अधिनियम 1935। और तीसरा जो पूछा जाता है महत्वपूर्ण सवाल, किस अधिनियम के तहत प्रांतों में द्वैत शासन प्रणाली को लागू किया गया, तो भारत शासन अधिनियम 1919। ये आपके बिल्कुल एकदम याद होने चाहिए। तो स्टूडेंट पहले तो हम ये जान लें कि ये द्वैत शासन होता क्या है, कुछ चीज़ें यहाँ से किस किस तरीके के क्या क्या चीज़ हैं ये
तो द्वैत शासन, जैसा कि इसके नाम से ही स्पष्ट हो रहा है, द्वैत शासन, यानी कि जब एक सत्ता को चलाने वाले दो शासक होते हैं। द्वैत शासन का अर्थ सामान्य भाषा में एकदम, जब एक सत्ता को चलाने वाले दो शासक होते हैं उसे क्या कहा जाता है? द्वैत शासन। एक ऐसा सवाल बता रहा हूं जो एग्जाम में सीधे कभी कई बार पुट हो जाता है। द्वैत शासन की जो सामान्यतः परिभाषा है वो ये है, जब एक सत्ता को चलाने वाले दो शासक होते हैं तो द्वैत शासन कहा जाता है। लेकिन कई बार वनडे एग्जाम हुआ या फिर कोई और भी एग्जाम हुआ, वो क्वेश्चन बनता है द्वैत शासन के जनक कौन है। तो यहाँ आप दो चीजें याद रखेंगे, दो तरीके के क्वेश्चन एग्जाम में पुट होंगे। पहला, अगर पूछा जाता है सिर्फ द्वैत शासन के जनक कौन है, तो द्वैत शासन के जनक हैं लियोनेल कर्टिस। बहुत ध्यान से सुनना, अगर सिर्फ इतना पूछा जाता है, मैं बाद में सारी चीजें लिखाऊंगा, फिलहाल केवल सुनो पूरे तथ्य को, क्योंकि फुली एक्सप्लेन करूंगा मैं, एक एक चीजों को सुनना, जो हिंट पॉइंट है मैं बाद में अपना आप लिखा दूंगा, ठीक है। अगर सिर्फ एग्जाम में इतना पूछा जाता है कि द्वैत शासन के जनक कौन, तो याद रखना आपको लियोनेल कर्टिस नाम याद होना चाहिए, कई बार पूछ लिया जाता है एग्जाम में। दूसरा, अगर पूछा जाता बंगाल में द्वैत शासन के जनक कौन है, तो अभी सवाल दूसरा है, तो बंगाल में द्वैत शासन के जनक थे रॉबर्ट क्लाइव। दोनों अपने आप में अलग अलग प्रश्न हैं और याद होने चाहिए, ठीक है। लेकिन चूंकि हम यहाँ भी द्वैत शासन की बात कर रहे हैं, तो इसका मतलब है द्वैत शासन का पहले हमें परिभाषा मालूम होनी चाहिए। जब एक सत्ता को चलाने वाले दो शासक होते हैं उन्हें द्वैत शासन कहा जाता है, वहाँ द्वैत शासन होता है, ठीक है। या दूसरी भाषा में ऐसा समझ लीजिए, कानून बनाने वाले जो भी विषय वस्तु होती है, यानी कि संविधान, यानी कि जो कानून बनाने वाले जितने भी सब्जेक्ट हैं, विषय हैं, उन्हें दो भागों में बांट दिया जाता है, उसे द्वैत शासन कहा जाता है। वहाँ भी उसे क्या बोला जाता है? द्वैत शासन। मेरा कहने का अर्थ ये है कि ये मान के चलिए सब्जेक्ट हैं, यानी कि वो विषय जिन पर कानून बनाए जाते हैं। बात समझ रहे हैं? द्वैत शासन का दूसरा तरीका समझने का, क्योंकि आप जानते होंगे किसी भी विषय पर कोई कानून बनाया जाता है, ठीक, तो कानून बनाने के जो विषय हैं और उनको दो भागों में बांट देना ये क्या कहलाता है? द्वैत शासन। तो केंद्र में द्वैत शासन व्यवस्था लागू हुई किसके तहत? 1935 के एक्ट के तहत, ठीक है। अब ध्यान से सुनना, जो विषय थे ना, कानून बनाने वाले जो विषय थे उन्हें दो भागों में बांटा गया। मैं यहाँ से बता रहा हूँ कैसा क्वेश्चन दरोगा में भी बनेगा, बहुत ध्यान से सुनना है, बड़े एग्जाम में भी। तो एक तो थे आरक्षित विषय, एक विषय तो थे दो भागों में जैसे बांटे गए विषय इसके तहत, तो एक तो था आरक्षित विषय, ठीक है, ध्यान से सुनना है, और एक था आपका हस्तांतरित विषय। हस्तांतरित विषय, एक तो था आरक्षित विषय, एक था हस्तांतरित विषय। बहुत ध्यान से सुनिए मैं क्या कह रहा हूँ, यहाँ से बहुत गहरी चीजें निकल के सामने आएगी जो शायद आज से पहले आपने पढ़ी हो, क्योंकि बहुत कम होते हैं कि जो इन चीजों को पढ़ा पाते हैं, ठीक है। तो आरक्षित विषय और हस्तांतरित विषय, यानी कि ऐसे विषय जिन पर कानून बनाया जाता है, एक्ट बनाए जाते हैं, कानून बनाया जाता है, वो दो भागों में बांट दिए गए, इसे भी द्वैत शासन कहा जाता है। समझ रहे हैं? तो यहाँ से क्या क्वेश्चन पूछा जाता है ना एग्जाम में, क्या है कि अब मोस्टली कौन कौन से विषय थे उस समय, तो ज़्यादा विषय याद रखने की जरूरत नहीं है, कुछ मैं हिंट पॉइंट पर लिख रहा हूँ सामने, जरा इसको एक बार देख लेंगे। आरक्षित विषय में कुछ ऐसे विषय रखे गए। आरक्षित विषय कौन से थे? कई बार पूछ लेगा आरक्षित कौन से थे। तो एक तो रक्षा, रक्षा प्रतिरक्षा, क्लियर।
ध्यान से सुनना, अभी हमें ये भी देखेंगे कि ये किसको दिए गए। ये रक्षा एक था आपका, अगर हम देखें रक्षा विदेशी मामले, कौन सा था, रक्षा विदेशी मामले, क्लियर। इसके बाद अगर मैं बात करूं और कौन सा था, धार्मिक मामले। ये केवल कोई पॉइंट है जो स्टूडेंट सीधा एग्जाम में पूछा जाएगा, एक दो और भी है, ठीक है, लेकिन मोस्ट पॉइंट याद रखना है, रक्षा विदेशी मामले, रक्षा अलग है, विदेशी मामले अलग है, धार्मिक मामले अलग हैं, और एक जनजातीय मामले भी है, और भी है, ठीक है, एक दो है। हाँ, अब ध्यान से सुनना है कि आरक्षित विषय तो थे ये कुछ फॉर एग्जांपल मैंने बता दिया, लेकिन हस्तांतरित विषय के अंतर्गत कौन कौन से विषय थे, इनमें से कुछ मैं लिख रहा हूँ, लेकिन मोस्टली इसको छोड़कर ज़्यादातर अन्य सारे थे, जैसे कि रेलवे, रेल, रेडियो, रेडियो, ठीक है, दान, मुद्रा इत्यादि। ज़्यादा लिखने की जरूरत नहीं, लेकिन एंड पॉइंट में सिर्फ समझा रहा हूँ बच्चों को ताकि समझ में आ जाए। मेरा कहने का अर्थ सिर्फ इतना है कि भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत जो केंद्र में द्वैत शासन प्रणाली लागू की गई ना, इसका अर्थ ये है कि जो जिन विषयों पर कानून बनाया जाता था वो दो भागों में विभक्त कर दिए गए, बांट दिए गए, आरक्षित विषय, हस्तांतरित विषय। ये सिर्फ केवल आपको मोटे तौर पर याद रखना है, अगर कभी एग्जाम में ऐसा बन जाए, क्योंकि हो सकता है कभी ऐसा बन जाए वो एग्जाम में पूछ ले कि द्वैत शासन के अंतर्गत रक्षा विषय जो था वो किस विषय के अंतर्गत रखा गया था, डिफेंस का मामला है इसलिए मैं बता भी रहा हूँ, तो याद रखेंगे आरक्षित विषय, विदेशी मामले, धार्मिक मामले, आरक्षित विषय, बाकी अन्य हस्तांतरित विषय में है, ठीक है। अब क्या है, इस विषय पर कानून बनाने की शक्ति किसको दी गई, और इस विषय पर कानून बनाने की शक्ति किसको दी गई, ये प्रॉपर एग्जाम में क्वेश्चन बनेगा यहाँ से, क्योंकि हम इस चीज़ को पढ़ रहे हैं तो ये क्वेश्चन बनना तय है। तो ये बात मैं आपको बता दूं, दोनों विषयों को लेकर जो शक्ति दी गई, बहुत ध्यान से सुनिए, दोनों विषयों को लेकर जो शक्ति दी गई वो मोस्टली याद रखना है गवर्नर जनरल को दी गई। किसको, गवर्नर जनरल। लेकिन अंतर क्या है, अंतर याद रखना, अंतर क्या है, यहाँ गवर्नर जनरल के साथ कोई और था और यहाँ गवर्नर जनरल के साथ कोई और था। क्वेश्चन सिर्फ एक हल करने के लिए ये हमें याद रखना, सब कुछ वहाँ एग्जाम में ऐसा पूछा जाएगा कि द्वैत शासन के अंतर्गत जो आरक्षित विषय था उस पर कानून बनाने का अधिकार किसे दिया गया था। तो आरक्षित विषय पर तो याद रखेंगे, देखिए आरक्षित विषय पर गवर्नर जनरल के साथ, बस इतना याद रखना, आरक्षित विषय पर गवर्नर जनरल के साथ इनके कार्यकारिणी सदस्य को दी गई। कार्यकारिणी सदस्य, बस इतना याद रखना, सिर्फ ये सवाल हल करने के लिए, क्योंकि ये एक तो 2.5 अंक जो मिलता है ना एग्जाम में, ऐसे ही नहीं मिलता, बातों से एक एक चीज क्लियर होनी चाहिए, क्योंकि यही क्वेश्चन बनेगा और ये पूछा जाएगा एग्जाम में, चाहे कभी आप दरोगा भी दे रहे होंगे तब भी पूछा जाएगा एग्जाम। क्या कि केंद्र में जब द्वैत शासन लागू हुआ या द्वैत शासन के अंतर्गत जो आरक्षित विषय थे उस पर कानून बनाने की शक्ति किसको दी गई, ये पूछा जाएगा। तो ये तो कुछ मैंने विषय लिखा दिए, तो वो जब ये पूछेगा कानून बनाने की शक्ति किसको दी गई, तो ऑप्शन मालूम आपके सामने क्या क्या होंगे, ए गवर्नर जनरल को दी गई, बी गवर्नर जनरल व उसके कार्यकारिणी सदस्यों को दी गई, सी गवर्नर जनरल और उसके मंत्रिमंडल को दी गई, डी इनमें से कोई नहीं। इस तरीके से तब उस प्रश्न को तभी कर पाओगे जब ये चीज समझ गए होंगे।
तो यहाँ पे आरक्षित विषयों पर जो शक्ति दी गई ना कानून बनाने की, वो इनको दी गई, गवर्नर जनरल के 7 कार्यकारिणी सदस्य हो। ठीक है, ऐसे ही यहाँ से क्वेश्चन पुट होगा, हस्तांतरित विषय पर कानून बनाने की शक्ति किसे दी गई? यहाँ स्टूडेंट गवर्नर जनरल के 7, बहुत ध्यान से सुनना, गवर्नर जनरल यहाँ भी है, गवर्नर जनरल के साथ मंत्रिमंडल को दी गई। और ये मंत्रिमंडल के इन सदस्यों का चुनाव होता था भारतीयों का, यानी कि भारत में होता था इनका चुनाव, मंत्रिमंडल के सदस्यों। बहुत ध्यान से सुनना, भारत शासन अधिनियम 1935 आया, लेकिन ये फेल क्यों रहा? यानी कि इसको जो भारतीय जनता ने स्वीकार क्यों नहीं किया? रीजन क्या था इसका, है ना? क्योंकि अंग्रेजों ने तो अपनी तरफ से दम लगा दिया था पूरा। रीजन क्या है, क्यों है ऐसा, फेलियर क्यों रहा है इसका? हालांकि इसका बहुत सारा अंश हम आज भी पढ़ते हैं कॉन्स्टिट्यूशन में, लेकिन फिर भी उस समय फेलियर क्यों रहा? देखिए उसका रीजन ये था, ये चीज अब समझ में आएगी। गवर्नर जनरल जो था, ये जो गवर्नर जनरल है, ये उत्तरदायी था ब्रिटिश सरकार के प्रति, यानी कि ये जो भी काम करते किसके प्रति उत्तरदायी थे? ब्रिटिश सरकार के प्रति, ये गवर्नर जनरल। अब ये गवर्नर जनरल यहाँ है, तो सीधी सी बात है, ये ही गवर्नर जनरल यहाँ पे है। देखिए अंतर देख लीजिए, ये गवर्नर जनरल, ये उसके कार्यकारिणी के सदस्य है। यहाँ हस्तांतरित विषय पर कानून बनाने का अधिकार गवर्नर जनरल के साथ मंत्रिमंडल सदस्य को, लेकिन ये जो मंत्रिमंडल के सदस्य थे, ये भारत में ही इनका क्या होता था? निर्वाचन होता था। बहुत ध्यान से सुनिए क्या है मैटर। अब इन विषय पर कानून बनने हैं, ठीक है? अगर कानून सही बनता है या गलत बनता है, बहुत ध्यान से सुनना, दोनों स्थिति में गवर्नर जनरल उत्तरदायी नहीं था। भारतीयों के लिए दोनों स्थिति में गवर्नर जनरल उत्तरदायी नहीं था। गवर्नर जनरल उत्तरदायी था वहां जाकर ब्रिटिश के प्रति, यानी कि ब्रिटिश सरकार के प्रति उत्तरदायी थे गवर्नर जनरल। यहां गवर्नर जनरल इनके प्रति उत्तरदायी थे, किनके प्रति? इनके प्रति, मंत्रिमंडल के सदस्यों के प्रति। अब मुझे एक बात बताइए, खुद ही मालूम पड़ जाएगा, भारतीयों के लिए तो किधर से भी गवर्नर जनरल उत्तरदायी नहीं थे, कानून कैसे ही भी बने चाहे। समझ रहे हैं ना भाई, कानून कैसा ही भी बने, गवर्नर जनरल तो उत्तरदायी है ही नहीं इस विषय में, क्योंकि यहाँ गवर्नर जनरल किसके प्रति उत्तरदायी है? अंग्रेज सरकार, उस समय ब्रिटेन। और यहाँ गवर्नर जनरल किसके प्रति उत्तरदायी है? मंत्रिमंडल के सदस्यों के। तो दोनों स्थिति में गवर्नर जनरल उत्तरदायी नहीं थे कानून बनने के वक्त। समझ रहे हैं? तो फिर क्या है, फिर कैसा अंग्रेजों के द्वारा ये प्रावधान किया गया 1935 का? आया समझ में? ये सिर्फ दिखावी प्रावधान था। इसीलिए जवाहरलाल नेहरू ने एक कथन कहा है इस विषय में, वो पूछा जाएगा कई बार एग्जाम में, याद रखना, कि यह एक ऐसी गाड़ी है जिसमें ब्रेक तो बहुत है लेकिन इंजन नहीं है। बहुत अच्छी तरीके से समझ लेना, ये पूछा जाएगा एग्जाम में आगामी समय में कभी, कि ये पूछा, पहले तो यही पूछ लिया जाएगा कि ये कथन किसका है, कि यह एक ऐसी कार है जिसमें ब्रेक तो बहुत है लेकिन इंजन नहीं है। तो कथन किसका है? जवाहरलाल नेहरू का है। वो पूछा जाएगा यह कथन जवाहरलाल नेहरू ने किस संबंध में कहा था? तो याद रखना, भारत शासन अधिनियम 1935 के संबंध में कहा था। ये अच्छी तरीके से याद होना चाहिए। समझ रहे हैं ना? यानी कि चलने वाली चीज नहीं थी। अब मेरे हिसाब से ये चीज समझ में आ जानी चाहिए। ये मैंने कुछ स्टेप जो विषय के लिखे हैं सिर्फ इसलिए लिखे हैं, यदि कभी परीक्षा में ऐसा क्वेश्चन बन जाए और आ जाए, वो पूछ ले कि द्वैध शासन के अंतर्गत दिए गए विकल्पों में से द्वैध शासन के अंतर्गत आरक्षित विषय कौन सा था, तो निश्चित है स्टूडेंट इनमें से आपको मोटे तौर पर एक जरूर मिल जाएगा। रक्षा, विदेशी मामले, धार्मिक मामले और जनजातीय मामले, ये तो थे आरक्षित विषय के अंतर्गत। हस्तांतरित विषय के अंतर्गत थे रेल, रेडियो, डाक, मुद्रा, अन्य बहुत सारे मुद्दे। समझ रहे हैं? तो ये मोटे तौर पर याद होना चाहिए। दूसरा याद होना चाहिए, आरक्षित विषय पर कानून बनाने का अधिकार किसे दिया गया था? तो याद रखना है गवर्नर जनरल तथा उसके कार्यकारिणी के सदस्यों को।
दूसरा स्टेप, अगर एग्जाम में पूछा जाता है हस्तांतरित विषय पर कानून बनाने का अधिकार किसे दिया गया था? गवर्नर जनरल के साथ मंत्रिमंडल के सदस्य को। बस इतना ही पूछा जाना है। और ये जो दो पार्ट्स बटे हैं, इसी को क्या कहा गया है? इसी को द्वैध शासन कहा जाता है। और केंद्र में द्वैध शासन किस एक्ट के तहत लागू किया गया? भारत शासन अधिनियम 1935। अच्छी तरीके से याद होना चाहिए। फिर से बता रहा हूँ, इस चीज़ को याद रखना, द्वैध शासन के जनक हैं लियोनेल कार्टिस। कभी पूछा जाएगा। और अगर पूछा जाए बंगाल में द्वैध शासन के जनक, तो रॉबर्ट क्लाइव। याद रखना अच्छी तरीके से, क्योंकि स्टार्टिंग में उन्होंने ये बात लागू की थी वहाँ पे। ठीक है। अब क्या है कि अब मैं कुछ ऐसे एग्जाम्पल ले लूँ। वर्तमान बहुत से कहते हैं ना कि आपने देखा होगा, बहुत सारे ऐसे कहते सुने होंगे कि 1935 का बहुत सारा प्रभाव भारत के संविधान में आज भी है। ऐसा कहते सुने होंगे आपने बहुत, लेकिन है। मैं कुछ एग्जाम्पल्स के माध्यम से समझाऊंगा, जरा ध्यान से सुनना इसको। कौन कौन सा है? भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची आपने देखी होगी, और नहीं भी देखी है तो आज ध्यान से सुन लीजिए। भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची जो केंद्र राज्य के बीच संबंध को दर्शाती है, या फिर इंग्लिश में बोलें तो सेंटर स्टेट रिलेशन। और आपने सुने होंगे उस 7वीं अनुसूची के तहत 3 विषय बांटे गए हैं: संघ सूची, राज्य सूची और संवर्ती सूची। ये सुने होंगे जरूर। ठीक, वो जो चीजें हैं, वो जो प्रावधान है, वो कहाँ से प्रेरित है? यहीं से प्रेरित है वो। अगर एग्जाम में ये क्वेश्चन बन जाए कि भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची जो केंद्र राज्य संबंधों को दर्शाती है, बहुत ध्यान से सुनिए कि पॉइंट को, वो किससे प्रेरित है? किस एक्ट से प्रेरित है? भारत शासन अधिनियम 1935 से प्रेरित है। जानते होंगे ना ये सब 3 प्रकार की जो सूची है। देखिए, इसमें मोस्ट फैक्ट हमेशा याद रखने हैं जो पूछा जाता है। संघ सूची पर कानून बनाने का अधिकार तो संघ को होता है। हालांकि मैं इसे कॉन्स्टिट्यूशन में भी एक्सप्लेन कर दूंगा, फिर भी याद रखो जब ये बात चल रही है। दूसरा, राज्य सूची पर कानून बनाने का अधिकार राज्य को होता है, और संवर्ती सूची पर कानून बनाने का अधिकार दोनों को होता है, केंद्र और राज्य दोनों को होता है। लेकिन दोनों में गतिरोध होने की स्थिति में प्राथमिकता केंद्र को दी जाती है। ये हमेशा याद रखना। क्लियर? क्लियर है? अब ध्यान से सुनना है। एक अवशिष्ट विषय होते हैं, अवशिष्ट। यहां से क्वेश्चन कई बार पुट हो भी जाता है एग्जाम में। आप सोच रहे होंगे अवशिष्ट विषय कौन से होते हैं? अवशिष्ट विषय वो होते हैं, बहुत ध्यान से सुनना, ऐसे विषय जिनका उल्लेख ना तो संघ सूची में है, ऐसे विषय जिनका उल्लेख ना राज्य सूची में है, और ऐसे विषय जिनका उल्लेख ना संवर्ती सूची में है, उन विषयों को अवशिष्ट विषय की श्रेणी में रखा जाता है। तो उस समय से लिंक करके क्वेश्चन ये पूछा जाएगा कि भारत शासन अधिनियम 1935 यानी कि उस समय के तहत अवशिष्ट विषय की शक्ति किसको दी गई? तो देखिए, यहाँ भी कानून बनाने की शक्ति मोस्टली गवर्नर जनरल को, भाई है तो गवर्नर जनरल को ही। यहाँ भी कानून बनाने की शक्ति मोस्टली किसको? गवर्नर जनरल को। और अगर वो एग्जाम में ये पूछे कि अवशिष्ट विषय पर कानून बनाने की शक्ति उस समय किसको दी गई? गवर्नर जनरल को। उस समय भी शक्ति किसको दी गई? गवर्नर जनरल को। यानी कि टोटल भारत के उस समय अगर हम देखें, जो एक तरीके से संविधान सा तैयार हुआ, उस समय जो केंद्र बिंदु था ना, कौन था? गवर्नर जनरल ही था उस समय मेन। और अगर आपसे कोई पूछता है कि गवर्नर जनरल किसके प्रति उत्तरदायी था, तो गवर्नर जनरल था ब्रिटिश के प्रति उत्तरदायी, भारतीयों के प्रति उत्तरदायी नहीं था। गवर्नर जनरल किसके प्रति रेस्पॉन्सिबल थे? ब्रिटिश सरकार के प्रति। इसीलिए तो जवाहरलाल नेहरू ने ये कही कि इसमें तो ब्रेक ही ब्रेक है, इसमें तो इंजन ही ना है, हमारी तो सुनने वाले हैं ही नहीं। तो फिर ये किस बात का इस तरीके से था? दूसरा और मैं बता दूं और क्या था, आज का प्रभाव क्या है इस भारत के संविधान पे, इसका 35 का। आप देखते होंगे जैसे कि उत्तर प्रदेश है, उत्तर प्रदेश में विधायिका कैसी है? द्विसदनीय विधायिका है। इस समय द्विसदनीय विधायिका है ना उत्तर प्रदेश में, जैसे कि विधानसभा भी है, विधान परिषद भी है। ठीक है।
ये जो विधानसभा और विधान परिषद तो दो अलग अलग सदन है ना, ये कहाँ से प्रेरित है? ये सब भारत शासन अधिनियम 1935 से ही प्रेरित है। मैंने कल भी लास्ट लेक्चर में बताया आपको कि 2 सदन बनाए गए थे, एक उच्च और एक निम्न। तो जैसे कि आज विधानसभा को क्या कहा जाता है? निम्न सदन। विधान परिषद को क्या कहा जाता है? उच्च सदन। तो ये जो जहाँ से लिए गए हैं वो कहाँ से लिए गए हैं? भारत शासन अधिनियम 1935 से लिए गए हैं। ये सवाल शानदार है जो एग्जाम में बनेगा। भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत जब 11 प्रांत बने, उन 11 प्रांतों में से कितने प्रांतों में द्विसदनीय व्यवस्थापिका लागू की गई? ये क्वेश्चन जब पूछा जाएगा, यानी कि भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत जो 11 प्रांत थे उस समय 11, उनमें से कितने प्रांतों में द्विसदनीय व्यवस्थापिका लागू की गई थी? तो शायद मैंने कल भी कुछ लिखाए थे पॉइंट, लेकिन एक बार सुन लेना है। मुंबई मद्रास, ठीक, 2 तो ये थे जहां दोनों सदन थे। एक संयुक्त प्रांत जिसे उत्तर प्रदेश भी कहा जाता है, एक बिहार, एक बंगाल और एक असम। असम भी याद रखना, असम। 6 प्रांत ऐसे थे जहां पर द्विसदनीय व्यवस्थापिका लागू की गई थी। ये आपको नोट होना चाहिए। ये तो एकदम छाप लो, क्वेश्चन एग्जाम में बनेगा कभी। मिस्टर गौरव तोमर, थोड़ा सा ध्यान से सुनो, ठीक है? तो एक बार ध्यान से सुनना कि वो एग्जाम में ये क्वेश्चन कर सकते हैं कि भारत शासन अधिनियम 1935 के समय कितने प्रांतों में, बहुत ध्यान से सुनिए, कितने प्रांतों में द्विसदनीय व्यवस्थापिका लागू की गई थी? तो आपका क्या आंसर होगा? 6। कौन कौन से थे? बहुत अच्छी तरीके से याद रखना है। कौन कौन से थे? पहला मुंबई, दूसरा मद्रास, संयुक्त प्रांत यानी कि उत्तर प्रदेश, बिहार, बंगाल और असम, नॉर्थ ईस्ट का असम। क्लियर? तो अच्छी तरीके से याद रखना है। तो देखो ये जो है ना हमारा 6 स्टेट, हमें 6 प्रांत याद रखने हैं। 6 के 6 प्रांत आपको याद होने चाहिए जो जिनमें भारत शासन अधिनियम 1935 के समय द्विसदनीय व्यवस्थापिका बनाई गई। ये वो प्रश्न होगा स्टूडेंट, जब परीक्षा में पूछा जाएगा ना आपसे, वो एक ही प्रश्न आएगा। 2 तरीके के क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। पहला ये बनेगा कि कितने ऐसे प्रांत थे 1935 के एक्ट के तहत जहां द्विसदनीय व्यवस्थापिका लागू की गई? 6। दूसरा बनेगा कौन सा प्रांत नहीं था? तो निश्चित है इन 6 में से 3 होंगे, एक कोई अन्य होगा। तो वो आपको याद होने चाहिए। ऐसा करके याद रख सकते हैं, मुंबई, मद्रास, संयुक्त प्रांत, बिहार, बंगाल और असम। ये अच्छी तरीके से याद होना चाहिए, ठीक है? इसके अलावा आप सोच रहे होंगे कि और क्या प्रावधान है जो आज भी कहते हैं कि है। आपने देखा होगा अध्यादेश जारी करने की शक्ति, ऑर्डिनेंस जारी करने की शक्ति। बात को ध्यान से सुनो 1 मिनट। अध्यादेश जारी करने की शक्ति, अध्यादेश जारी करने की शक्ति क्या है कि जैसा कि आप सब जानते ही हैं, आज वर्तमान में भारतीय संविधान का आर्टिकल 123 जिसके तहत भारत का राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करता है, भारतीय संविधान का आर्टिकल 213 जिसके तहत राज्यपाल अध्यादेश जारी करता है। उस समय अध्यादेश, इसके तहत अध्यादेश जारी करने की शक्ति किसको दी गई? ये भी एक सवाल बन सकता है एग्जाम में। तो भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत अध्यादेश जारी करने की शक्ति दी गई थी गवर्नर जनरल को। ये एक बेहतर सवाल बनेगा एग्जाम में जो आपको याद रखना। भाई सीधी सी बात है, आज वर्तमान संविधान को तो आप जानते ही हैं कि केंद्र में अध्यादेश कौन जारी करता है? राष्ट्रपति। राज्य में अध्यादेश कौन जारी करता है? राज्यपाल। 1935 के एक्ट के तहत अध्यादेश जारी करने की शक्ति किसको दी गई? गवर्नर जनरल को दी गई। ये अच्छी तरीके से क्लियर होना चाहिए। तब आप देखेंगे कि बहुत सारे ऐसे प्रावधान हैं भारतीय संविधान में जो आज भी 1935 के एक्ट से प्रेरित हैं। देख भी रहे होंगे, बिल्कुल ऐसे ही हैं, ठीक है? तो ये इसलिए बहुत बड़ा और व्यापक अधिनियम था। ये अच्छी तरीके से याद रखना है। कई बार यहाँ से एक बढ़िया प्रश्न परीक्षा में पूछे जा सकते हैं, ठीक है? वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें।